हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट थर्ड के बारे में। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। यूनिट फर्स्ट और सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। जो स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के यूनिट फर्स्ट और सेकंड यूनिट को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की, और यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक है घर्षण, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य उनके अपेक्षित गतियों के विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। दो संपर्क तल हैं, उनके बीच गतियों के अपेक्षित विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन सरफेस रिलेटिव टू अनदर सरफेस विद विच इज इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स। अब घर्षण बल के कारण देख लेते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तीन कारण होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के कारण बताए गए हैं। जैसे सतहों के खुरदुरे के कारण, ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस। पिंड की सतह कितनी भी चिकनी या स्मूथ क्यों न हो, सूक्ष्मदर्शी से अगर उसको देखा जाए तो पता चलता है कि प्रत्येक पिंड का तल खुरदुरा होता है। उस पर असंख्य शिखर और गर्त होते हैं, यानी कि उभार और जो दबाव होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको बताया गया है कि अगर हम देखिए कोई हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है जो हम साधारण आंखों से देख रहे हैं। अब बाद में हमने क्या किया, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमको जो है कई शिखर और कई गर्त दिखाई दिए, यानी कि कई उभरे हुए भाग और कई गड्ढे हमको दिखाई देते हैं। तो बताया गया है कि कोई भी चिकनी सतह नहीं है। अगर हम उसको चिकनी सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि कुछ उभरा हुआ पार्ट और कुछ दबा हुआ पार्ट इस तरीके से दिखाई देता है। सेकंड है, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल के कारण भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। परमाणु तथा अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों सतहों के वास्तविक संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तथा वास्तविक संपर्क क्षेत्र वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है? समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है? समानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सतह के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण, ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस, कह सकते हैं कि कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है। अतः जब एक पिंड दूसरे पिंड के तल पर विश्राम अवस्था में पड़ा होता है तो ऊपर वाले जो पिंड है उसके भार के संपीड़न प्रभाव के कारण संपर्क पृष्ठों का कुछ भाग क्या होता है? विरूपण के कारण भी कुछ शिखर और गर्त उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे दो पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक पिंड के कुछ शिखर दूसरे पिंड के कुछ गर्तों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है स्थैतिक सीमांत गतिक घर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्थैतिक के बारे में बात करें तो पिंड की विरामावस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, और इसे हम Fs से प्रदर्शित करते हैं। सीमांत घर्षण बल की बात करें तो सीमांत घर्षण बल का चरम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। इसको Fl से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग। और अगर हम बात करें कि गतिज घर्षण की, तो गतिमान पिंड पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो गतिज घर्षण बल क्या कहलाता है, जिसको हम Fk से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स है वो रखा हुआ है, उसके भार के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और इस सरफेस के कारण इस बॉक्स पर एक फोर्स लगेगा जो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये स्थिर अवस्था है। अब क्या होगा कि स्थिर अवस्था में जब हमने कोई एक फोर्स लगाया तो जब तक ये स्थिर है तो क्या होगा, ये फोर्स इस साइड को इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये स्थिर है क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा। तो इसको बोलते हैं हम स्थैतिक घर्षण, जब तक ये नहीं चलता है। ठीक है, अब सीमांत घर्षण की अगर बात करें तो सीमांत घर्षण में क्या होता है कि यहाँ पर तो केवल स्थिर की बात की जा रही थी, लेकिन वो कंडीशन कि जिसके बाद अगर हम बल को बढ़ा दें, फोर्स को बढ़ा दें, तो वो ब्लॉक तुरंत चलने का मतलब तुरंत चलने की स्थिति में आ जाता है, गतिमान हो जाता है। तो उस स्थिति को जब तक वह अंतिम बिंदु तक रेस्ट में है, उस बिंदु को हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। ठीक है, यानी कि एक लिमिट होती है जहाँ घर्षण की सीमा है, और फिर बाद में क्या होता है, घर्षण का मान कम हो जाता है और वह गतिमान हो जाता है।
नेक्स्ट फिगर हम देख रहे हैं कि गतिमान घर्षण बल, यानी कि ब्लॉक में गति है, ब्लॉक जो है आगे की ओर बढ़ रहा है और एक उसमें फ्रिक्शन जो कार्य करेगा उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट में घर्षण के नियम के बारे में बात करें तो घर्षण के नियम देख लेते। घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण के नियम की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, अमांटास ने की थी और इनका जो ईयर है वो है 1699। ठीक है, घर्षण के नियम की खोज सर्वप्रथम अमांटास ने की थी 1699 और 1699 में इन्होंने की थी। उसके तत्पश्चात जो है कूलाम आए और कूलाम ने 1779 यानी कि 1779 में इस प्रकार कहा था कि अगर कोई ब्लॉक हमारे पास है, अगर कोई ब्लॉक हमारे पास है और उस पर हम क्या कर रहे हैं कि इस सरफेस के किसी एंगल पर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा वो क्या होगा, वो हमें मतलब विस्थापन के डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो वस्तु ए पर आरोपित किसी बल एफ के कारण ए तथा बी के बीच उत्पन्न घर्षण बल निम्न नियमों का पालन करता है। कौन कौन से नियम हैं, आइए देख लेते हैं। यदि वस्तु ए बी पर चलना प्रारंभ नहीं करती, कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस है उसको हमने बी कहा है और जो ये ब्लॉक है उसको हमने ए कहा है। तो वस्तु ए ब्लॉक को कह रहे हैं और वस्तु बी जो है वो प्लेन सरफेस को कह रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है यदि वस्तु ए सतह बी पर चलना प्रारंभ नहीं करती है तो सतह बी के द्वारा ए पर लगाया गया स्थैतिक घर्षण बल एफ एस तथा आरोपित बल एफ का वह घटक जो बी के समांतर है। कौन सा घटक, जो बी के समांतर है, इस एफ कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, यही इसके समांतर है। तो जो बी के समांतर है वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। ये परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, यानी कि एफ कॉस थीटा तो इधर है और जो एफ एस है वो इधर है। दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, लेकिन परिमाण में बराबर होने के साथ साथ दिशा में विपरीत हैं जब तक ये ब्लॉक स्थिर अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एस समानुपाती एफ कॉस थीटा। सेकंड में बात करते हैं कि यदि स्थैतिक घर्षण एफ एस के परिमाण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल यानी कि एफ एस मैक्स होता है, तो जो हमारे पास एफ एस मैक्स है वो किसके समानुपाती होगा, रिएक्शन यानी कि जो बी सरफेस के कारण ब्लॉक पर एक प्रतिक्रिया की जा रही है, आर रिएक्शन लगाया जा रहा है, उसके समानुपाती होगा। और जब समानुपाती का साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं म्यू एस। तो एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस आर हो जाएगा और म्यू एस को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है यदि सतह बी के समांतर आरोपित बल के घटक का मान एफ एस मैक्स से अधिक हो तो वस्तु ए सतह बी पर क्या कर देती है, चलना प्रारंभ कर देती है। और जब वस्तु ए पर सतह बी द्वारा एक गत्यात्मक घर्षण बल एफ के लगाया जाता है तो एफ के का मान जो है वो क्या होता है, एफ एस से मतलब कम होता है, एफ के का मान एफ एस से कम होता है। तो एफ के क्या है, गत्यात्मक घर्षण गुणांक होता है, जिसको हम लिखते हैं एफ के इक्वल टू म्यू के आर। ठीक है, और म्यू के यहाँ पर क्या दिया गया है, गत्यात्मक घर्षण गुणांक, इसको याद रखिएगा। अब घर्षण गुणांक के बारे में बात कर लेते हैं। तो घर्षण गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण के नियमानुसार हमें पता है कि जो हमारे पास f है वो किसके समानुपाती है, वो r के समानुपाती है। और जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू म्यू आर हो जाता है, जहाँ म्यू क्या है, एक नियतांक है और जिसे हम क्या कह रहे हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। तो म्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो f अपॉन आर हो जाएगी और जो क्या है, एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। बात कर लेते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है, यदि पिंड पर लगने वाला बाह्य बल सीमांत घर्षण बल या इससे कम है तो पिंड विराम अवस्था में रहेगा। यानी कि जो भी हम बल लगा रहे हैं अगर वो सीमांत घर्षण बल से कम है तो पिंड जो है वो विराम अवस्था में रहता है। अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस का स्थैतिक घर्षण बल से जो संबंध होगा वो क्या होगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। क्लियर। नेक्स्ट, गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, जब पिंड पर लगे बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो पिंड क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और गतिज घर्षण गुणांक म्यू के का गतिक घर्षण बल से जो संबंध है वो क्या है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। घर्षण कोण के बारे में बात करें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो किन्हीं दो नियत सतह के मध्य सापेक्ष गति के लिए, यानी कि किन्हीं दो सतह
जिनके मध्य सापेक्ष गति के लिए आनत तल तथा क्षैतिज तल पर घर्षण कोण का मान क्या होता है, नियत रहता है। कहा गया है किन्हीं दो नियत सतह के मध्य सापेक्ष गति के लिए आनत तल तथा क्षैतिज तल पर घर्षण कोण का मान जो है वो क्या होता है, नियत होता है। अब पिंड आनत तल पर यानी कि बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सरफेस है और इसके थीटा एंगल पर एक इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पर कोई बॉडी है और ये क्या करेगी, यहाँ पर फिसलने का प्रयास करेगी। इसका जो वेट है वो यहाँ होगा और एक रिएक्शन इसके लंबवत लगेगी, इसी के बराबर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। और जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस साइड लगा होगा। क्यों? क्योंकि गति इस साइड है, तो गति के अपोजिट साइड में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए चित्र के अनुसार हम क्या कह रहे हैं कि माना ए बी एक आनत तल है, यानी कि ये जो है एक आनत तल है जो क्षैतिज तल से कितना है, थीटा कोण पर झुका हुआ है और इस झुके तल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि यदि झुके तल का कोण थीटा है और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, यानी कि जैसे ये बना हुआ है इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक विशेष मान के लिए वस्तु तल पर सरकने लगेगी। ठीक है, यानी कि सरकने ही वाली होगी, तो वही कोण जो कहलाएगा जहां पर वस्तु सरकने वाली होगी, यानी कि लेकिन सरकेगी नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, घर्षण कोण कह देंगे। यानी कि वह कोण हम नाप लेंगे और उसको घर्षण कोण कहेंगे। ठीक है, वस्तु फिसलने से ठीक पहले, यहाँ पर वस्तु फिसलने से ठीक पहले निम्न बलों के प्रभाव में संतुलन में होती है। यानी कि वस्तु जो है फिसलने से ठीक पहले जो बल दिए गए हैं इनके संतुलन में होती है। कौन कौन से? वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर में होता है, वो नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया r तल के लंबवत होती है, वो होती है ऊपर की ओर, और सीमांत घर्षण बल Fs गति के जो है वो विपरीत होता है। ये तीनों फोर्स जो है संतुलन में होते हैं जब वस्तु फिसलने की कंडीशन से ठीक पहले होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो Fs है वो mg sin थीटा, r इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, और जब हम इन दोनों को अपॉन में रखेंगे तो ये हो जाएगा mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, tan थीटा, और fs अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो fs अपॉन r है उसके इक्वल टू होता है म्यू, और tan थीटा भी इसी के इक्वल है, तो म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा। अब नियत सतह के लिए क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक तल के झुकाव कोण की स्पर्शज्या के क्या होता है, बराबर होता है। पिंड क्षैतिज तल पर अगर हो तो क्या होगा कि किसी क्षैतिज तल पर रखे m द्रव्यमान के पिंड के लिए सीमांत घर्षण बल की दिशा Fs इक्वल टू म्यू एस आर जो हमने अभी देखा है वो होगा। अतः Fs तथा R का जो परिणामी S है प्रभावी प्रतिरोध लगाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सरफेस है और एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस साइड लगा हुआ होगा, और ये इसके रिएक्शन है जो सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर लगी हुई है, और ब्लॉक का mg भार है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान। अब देखिएगा यहाँ पर S एवं R के मध्य का कोण घर्षण कोण थीटा कहलाता है। S और R कौन कौन सा, ये S है और ये R है, इन दोनों के बीच का जो मध्य कोण थीटा है वही क्या कहलाएगा, घर्षण कोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो हमें ये दिखाया गया है, इस समांतर चतुर्भुज ABC में देखिएगा OB और OC और OB। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा OC और OB ये दोनों क्या है, Fs के इक्वल, यानी कि ये वैल्यू क्या है, Fs है। ठीक है, और त्रिभुज OAB में यहाँ पर क्या हो रहा है कि OAB त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है AB और आधार क्या है OA, तो AB अपॉन OA हमने किया, तो AB किसके बराबर है, देखिएगा AB जो है वो बराबर है OC के, और OC बराबर है Fs के, और OA जो है वो R के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू Fs अपॉन R, और tan थीटा जो होता है Fs की वैल्यू क्या होती है, Fs की वैल्यू होती है म्यू S इंटू R। तो यहाँ पर म्यू S इंटू R हमने यहाँ पर रखा, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू S कहलाएगा, जो होता है हमारे पास स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, झुकाव कोण की बात करें यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो कह रहा है कि किसी आनत तल पर रखे हुए पिंड के लिए झुकाव कोण वास्तव में क्या है, घर्षण कोण ही है, और आनत तल पर जब पिंड कोण के एक विशेष मान के लिए फिसलने ही वाला होता है तब इस कोण को क्या कहते हैं, विश्रांति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, जिसको थीटा S से डिनोट करते हैं।
विश्रांति कोण के लिए जो होता है वो म्यू एस इक्वल टू tan थीटा ही होता है। और यदि विश्रांति कोण का मान अल्प बढ़ाया जाए यानी कि थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो पिंड आनत तल पर फिसलने लगता है और इस कोण को समान फिसलन का कोण भी कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ यूनिफॉर्म स्लिप कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा के से डिनोट करते हैं। और यही हम कहते हैं कि म्यू के इक्वल टू tan थीटा के हो जाएगा, क्योंकि थीटा के क्या है? समान फिसलन कोण है, एंगल ऑफ यूनिफॉर्म स्लिप। घर्षण युक्त तल पर पिंड की गति कैसी होती है, किस तरीके से उसको हम फाइंड करते हैं, यानी कि मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेन हैविंग फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि जब कोई पिंड गति में होता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई पिंड गति में होता है तो उस पर विभिन्न बल विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, कई बल कई अवस्थाओं में कार्य करने लगते हैं और किसी पिंड की जो गति में होने के लिए, किसी पिंड के गति में होने के लिए जो है वो निम्न समीकरण का संतुलन में होना आवश्यक है। कौन सी? गति की दिशा में पिंड पर लगने वाला बल माइनस गति की विपरीत दिशा में पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का योग किसके बराबर होता है? पिंड के द्रव्यमान गुणा पिंड का अल्प त्वरण, पिंड का तुल्य त्वरण। ठीक है, यानी कि गति की दिशा में पिंड पर लगने वाला समस्त बल और गति की विपरीत दिशा में पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का योग का अंतर पिंड का द्रव्यमान और पिंड के तुल्य त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको याद रखिए। क्षैतिज तल में गति की बात करें तो मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एक सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, भार mg नीचे की ओर है जो हमें दिया गया है, और जो सरफेस के कारण इस ब्लॉक पर रिएक्शन लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। यहाँ पर हमने एक बल शो किया हुआ है, फोर्स लग रहा है, तो इसी के अपोजिट जो है एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा जो Fs होगा। और बताया गया है कि माना किसी समतल सतह पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है और सतह तथा पिंड के मध्य घर्षण गुणांक कितना है? म्यू है, और बाह्य बल F के कारण पिंड में अल्फा त्वरण उत्पन्न होता है। क्लियर? अतः गति के सामान्य समीकरण से हम कह सकते हैं कि F माइनस स्मॉल f इक्वल टू ma, यानी कि टोटल फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F इक्वल टू म्यू आर होता है और R इक्वल टू क्या होता है? mg। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू mg हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखें तो F माइनस म्यू mg इक्वल टू ma, और यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो F माइनस म्यू mg अपॉन m हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करें कि आनत तल पर गति। आनत तल क्या होता है? एक इंक्लाइंड प्लेन होता है किसी सरफेस से थीटा एंगल पर, उस पर जो है एक पिंड है और वो जो है गति कर रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो नीचे की ओर गति करता है तो तब क्या होता है? तो माना क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा पर m द्रव्यमान का एक पिंड आनत तल पर AB रखा है। ठीक है, AB पर रखा है और भार जो है mg है और घटक mg cos थीटा जो यहाँ पर दिखाया गया है वो r के बराबर है। आनत तल AB पर रखा है। ठीक है, कोई पिंड है और उसके बारे में बात की जा रही है जिसका भार mg और एक घटक mg cos थीटा सतह के तल के लंबवत है तथा mg sin थीटा तल के क्या है? समांतर है, नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि जो mg sin थीटा है वो इस तल के समांतर है और नीचे की ओर कार्य करता है, जो इसको नीचे की ओर लाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि mg sin थीटा इक्वल माइनस f इक्वल टू ma, यानी कि टोटल फोर्स इक्वल टू जो है मास इंटू द्रव्यमान होता है। तो mg, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर mg sin थीटा होगा, यहाँ पर mg sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर mg sin थीटा होगा और माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। जब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से m और m ये कॉमन लेकर के इस m से कैंसिल आउट हो जाएंगे और g कॉमन आ जाएगा, a का मान निकालेंगे तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा। और देखिएगा f इक्वल टू हमने म्यू r माना था और म्यू r की वैल्यू हम रखेंगे mg cos थीटा और इनटू में म्यू, तो f इक्वल टू म्यू mg cos थीटा है, यही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई थी। ठीक है, ऊपर की ओर अगर गति करे तो क्या होगा? फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा और अब की बार जो है इसका mg sin थीटा इसके अपोजिट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए पिंड पर ऊपर की ओर बाह्य बल F लगाना पड़ता है और क्या होता है कि घर्षण बल F गति की विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी कि घर्षण बल भी इस साइड में कार्य करेगा। तो यदि पिंड का त्वरण a हो तो तब F माइनस mg sin थीटा प्लस F इक्वल टू ma होगा, यानी कि जो F है इसी के इक्वल जो है ये दोनों होंगे mg sin थीटा और ये जो Fs फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो F
के अपोजिट होगा तो F माइनस एम जी साइन थीटा, टोटल फोर्स यही निकलेगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। अब R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू एम जी कॉस थीटा होती है और F इक्वल टू म्यू आर अगर हम रखें तो एम जी कॉस थीटा और साथ में म्यू मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों समीकरणों की सहायता से अज्ञात राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है और पिंड का जो वेग है वो एक समान होने पर पिंड का त्वरण शून्य रहेगा। ठीक है, एक समान अगर है कोई किसी पिंड की गति यानी कि एक समान है तो क्या होगा कि जो पिंड है उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसी अनंत तल पर किसी पिंड की गति जो है वो समान है तो शून्य हो जाएगा इसका त्वरण, तो यहाँ पर इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को इधर ले गए तो ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ, तो F इक्वल टू एम जी साइन थीटा और F की वैल्यू म्यू आर होती है और R की वैल्यू एम जी कॉस थीटा इसमें ऐड किया तो F इक्वल टू एम जी कॉमन आया तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा यहाँ पर हुआ। तो यह है क्या है, एक समान वेग के लिए आवश्यक बल यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। लोटनिक घर्षण के बारे में बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं और किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। ये हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को दूसरी सतह पर सरकाने की अपेक्षा में लुढ़काना आसान होता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच जो घर्षण कार्य करता है उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में यह गतिक घर्षण का ही एक रूप है और आधुनिक मशीनों में मशीन का कार्यकाल एवं दक्षता दोनों बढ़ाने के लिए गतिक घर्षण के स्थान पर लोटनिक घर्षण की व्याख्या की जाती है। कार्य की बात करें तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया जो है वही कार्य कहलाती है और कार्य होने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन ये दोनों होना आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों होंगे तभी हम कार्य होना कहेंगे। अब यदि बल लगाने से वस्तु में विस्थापन उत्पन्न न हो या विस्थापन तो उत्पन्न हो परंतु बल की दिशा में न हो तो भौतिकी में यही कहा जाएगा कि कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य का मापन कैसे करते हैं, तो यानी मेजरमेंट ऑफ वर्क, तो किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यहाँ पर कोई ब्लॉक है और उस पर F फोर्स लगा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी कार्य किया गया यानी कि डेल्टा एस विस्थापन करने पर जो भी इसमें बल लगाया गया है उसी के मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। यानी कि क्या होगा कि बल बढ़ाएंगे तो कार्य बढ़ेगा और विस्थापन बढ़ाएंगे तो तब भी कार्य बढ़ेगा, यानी कि कार्य बल के और विस्थापन के समानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लगता है कि कार्य जो है वो बल इंटू इस विस्थापन के समानुपाती होता है। तो विस्थापन का हम मल्टीप्लाई किएंगे F से तो वो हो जाएगा बल के समानुपाती और समानुपाती का साइन हटा करके इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक। अब हमने क्या कहा कि W बराबर F इंटू डेल्टा एस हो जाएगा और यदि हम बात करें कि सरफेस के थीटा एंगल पर एक बल कार्य कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्षैतिज कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। तो यदि बल F क्षैतिज से थीटा कोण लगा हो तब किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F का विस्थापन की दिशा में घटक गुणा विस्थापन। तो विस्थापन की दिशा में F का घटक क्या है, F cos थीटा और इंटू में डेल्टा S हो जाएगा। अब शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कार्य यानी कि जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क, तो कार्य का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समीकरण F इक्वल टू F cos थीटा डेल्टा S से स्पष्ट है कि कार्य जीरो पर भी, कार्य जो है वो जीरो पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारे पास समीकरण है इस पर निर्भर करेगा। तो सॉरी, जीरो पर नहीं, हम कह रहे हैं कि W इक्वल टू F cos थीटा डेल्टा S से यह स्पष्ट है कि कार्य जो है इस समीकरण पर निर्भर करेगा। तो इस समीकरण से फर्स्ट कंडीशन अगर ऐसे हो कि सॉरी ये थीटा है, ये थीटा पर निर्भर करेगा, ठीक है, थीटा है। अब थीटा इक्वल टू अगर जीरो हो तो तब cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो cos थीटा 1 इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू F डेल्टा एस। थीटा इक्वल टू 90 कर दें तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा 0 बन जाएगा। और यही बात हम इसमें करें तो थीटा इक्वल टू 180 रख दें तो cos थीटा इक्वल टू -1 होगा, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, एंगल को याद रखिएगा। अब बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, ये ध्यान रखिए, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। तो इन दोनों के जो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होगा तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट गुणन है
एक अदिश होता है तो अतः कार्य क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कार्य का मात्रक हम विमा की बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क एंड डायमेंशन, यूनिट ऑफ वर्क एंड डायमेंशन यानी कि कार्य का मात्रक और विमा। तो कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है और सीजीएस मात्रक में जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है और इसी को क्या बोलते हैं, हम अर्ग बोलते हैं। और एमकेएस पद्धति में बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, और 1 न्यूटन 10⁵ और गुणा 10⁵2 अर्ग के बराबर होता है। मतलब कहने का यह है कि 10⁵7 अर्ग इक्वल टू 1 जूल होता है। कार्य की विमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा mlt-2 और मीटर हो जाएगा L, तो साथ में मिलाकर के जो फाइनल इसका विमा बनेगी वो ml²t-2 हो जाएगा कार्य की विमा। संरक्षित बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी कण को ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करता हो तो कण पर लगने वाला जो बल है वो संरक्षित बल कहलाएगा। यदि वह पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे बल कौन कौन से हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है। अब आरक्षित बल क्या है कि यदि कोई पिंड है और उसको मतलब ले जाया जा रहा है तो उस पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो उस पर जो वह बल कहलाएगा वो असंरक्षित बल कहलाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी कण को ले जाया जा रहा है और उस पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो क्या कहलाएगा, संरक्षित बल कहलाएगा। और पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षित बल कहलाएगा। और असंरक्षित बल कौन से होते हैं, जैसे घर्षण बल, ठीक है। शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी कि पावर की बात करें, शक्ति बोल दो या सामर्थ्य बोल दो या पावर बोल दो, एक ही बात है। तो किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस व्यक्ति का जो है क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। और इसे पी से निरूपित करते हैं, यानी कि कितने समय में कितना कार्य किया गया वही किसी मशीन या व्यक्ति की पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है। शक्ति के फॉर्मूले की बात करें तो कुल कार्य अपन समय हो जाएगा, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं तो P = W/T यहाँ पर लिखेंगे। अब शक्ति के मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड, और इसी को हम वाट बोलते हैं। और 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड होता है। और 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ वाट। और 1 मेगावाट का मतलब हो जाएगा 10�6 वाट, याद रखिएगा। सीजीएस में शक्ति का मात्रक अर्ग अपॉन सेकंड होता है। और एफपीएस में अगर हम बात करें तो एफपीएस में क्या हो जाएगा, एफपीएस में मशीनों की सामर्थ्य को क्या कहते हैं, अश्व शक्ति में व्यक्त करते हैं। और एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट होती है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। किसी स्वस्थ मनुष्य की औसत शक्ति कितनी होती है, 0.5 से 1 अश्व शक्ति तक हो सकती है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, तो जब किसी परिपथ में I एम्पीयर की धारा t सेकंड तक बहती है तथा परिपथ के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर होता है तो तब विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य होता है वो W = VIT और जूल में होगा। और शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन समय होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि W की वैल्यू रखें तो VIT/T हो जाएगा, T से T कैंसिल तो VI जूल पर सेकंड। तो P = क्या होता है, VI हो जाएगा और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो वाट में हो जाएगी। क्लियर। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। और 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट यानी कि 10⁻³ वाट घंटा होता है। और 10⁻³ लिख करके हम वाट को जूल में बदलेंगे, वाट घंटे को, तो क्या हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻³ गुणा 3600 जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा स्थानांतरण ही क्या है, कार्य है। तो स्थानांतरित ऊर्जा कार्य के बराबर हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, तो इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न होती है, केवल वह एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, नियत होता है। और स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू नियतांक यानी कांस्टेंट, तो U + K इक्वल टू क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसको हम बोलेंगे घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन यानी कि यूनिट नंबर 4 की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप
जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, घूर्णन गति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।